इसमें तो कोई आपके सामने कोई होता नहीं, आपको सिर्फ पानी के अंदर जाना है। तो कैसे आप मतलब हिसाब लगाते हैं कि यार यही मेरी लेन है और इसी पे हम लोगों को आगे बढ़ना और जीतना, और इतने मेडल्स आपने जीते भी हैं। वो मुझे देख के सरप्राइज थे कि मैं ये ब्लाइंड है, ये स्विमिंग कैसे कर रहा है। जैसे अभी मेरे राइट साइड में दीवार है, उसका मैं मतलब आइडिया लगा के बता सकता हूँ, वो रफली 2 मीटर्स अवे है, वो सिर्फ एको लोकेशन का यूज़ करके है। अब ये कैसे पता चलता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो हमारे राइट या लेफ्ट में है वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं? स्प्लैशेस है पानी की, जैसे हम स्विमिंग करते हैं आवाज़ आती है, पैर चलते हैं स्प्लैशेस आते हैं, वो उन सब की आवाज़ें बहुत पसंद आती थी। और जब आपने पहला मेडल जीता हिमांशु, तो क्या वो फीलिंग था पेरेंट्स के चेहरे पे, आपके मन में कि ये गोल्ड मतलब जो मेडल है वो मैंने जीत लिया है स्विमिंग में, जहाँ पे मतलब किसी को उम्मीद नहीं हो सकती कि हम स्विमिंग पे भी मेडल जीत सकते हैं, वो आपने किया और इतने नेशनल रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पे। यहाँ के बीचेस बहुत पसंद आए। क्यों क्यों इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत क्लीन थे और नहीं आप बता सकते क्यों पसंद है? वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे और मॉडल्स भी थी वहाँ पे? हाँ मॉडल भी थी, पर वो मेरा भी इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है, मेरा जो कभी तो आएगा इंटरेस्ट पॉइंट हिमांशु, होपफुली। कल्पना कीजिए कि आप एक 100 मीटर स्विमिंग रेस के स्टार्टिंग बॉक्स पे खड़े हैं और स्टेडियम में सिर्फ शोर है, दर्शकों का शोर है, आपके जो पैर हैं वो कांप रहे हैं, आपकी जो दिलों की धड़कन है वो आपके कान में सुनाई दे रही है। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अब आपके सामने सिर्फ अंधेरा है, आपको नहीं पता कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपको नहीं पता कि वो फिनिश लाइन कहाँ है जिसको आपको छू के ये रेस कंप्लीट करनी है। आपके सामने सिर्फ एक अंधेरा है जिसको चीरते हुए आपको ये रेस जीतनी है और एक मेडल अपने नाम करना है। क्या ये संभव है? ज्यादातर लोग आंख बंद करके 2 कदम नहीं चल पाते, बट आज हमारे इस शो में एक ऐसे सुपर ह्यूमन है जिन्होंने इस अंधेरे को चीरते हुए कई मेडल्स अपने नाम किए। रोहतक की गलियों से वर्ल्ड लेवल पर भारत का परचम लहराने वाले हमारे साथ वी हैव द गोल्डन बॉय हिमांशु नंदल। हिमांशु भाई, वेलकम टू लाइफ टाइम्स। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठा हूं और आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने मेडल जीते और जो है भारत को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा वो मोमेंट होता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा लाइफ टाइम्स पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और मेडल लेने के बाद जो मोमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ, अगर मेरे मम्मी या पापा कोई मेरे साथ नहीं होते तो सबसे पहले मैं उनको कॉल करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने ये टाइम दिया है अपनी रेस में और ये मैंने ये मेडल जीता, और फिर मैं उनको दिखाता हूँ। वो एक खुशी ही अलग होती है कि जाहिर करने में कैसा लगता है। बट हिमांशु, आप एक इंस्पिरेशन है, आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और कई जो है मैं कहूँगा कई जो लोग हैं उनको मोटिवेट भी करती होगी आपकी स्टोरी। बट स्टार्टिंग में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख सकते, तो वो फीलिंग क्या थी आपके मन में? ये तो ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं जब बॉर्न हुआ था तभी से ब्लाइंड हूँ ऑप्टिक नर्व फेलियर की वजह से। तो फिर शुरू से ही चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलती आई है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी फेज आया नहीं। पर जो डिफ़िकल्ट था वो था कि इस तरीके के साथ चीज़ों को अडेप्ट करना, कि स्कूल में एजुकेशन कैसे होगी, आगे जाके डिजिटल वर्ल्ड कैसे यूज़ करेंगे, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, और लिखेंगे कैसे, फिर उन सब का सोल्यूशन मिलता चला और लाइफ ऐसे ही चलती रही बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है और इतने मेडल्स आपके नाम पे हैं। बट स्टार्टिंग में हिमांशु, पहले आपने जूडो को चुना एज अ प्रोफेशन है जी। तो जूडो पे कहाँ से स्टोरी शुरू हुई वो हम लोग जानना चाहेंगे। जो मेरे गांव में मेरे अंकल हैं, सगे अंकल,
वो जूडो में कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेंट है 2014 में, उनकी 4th रैंक आई थी। और उनके जो और कजन्स वगैरह है वो उन्होंने भी जूडो में काफ़ी हायर लेवल तक रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। और मेरे भी मन में था कि मेरे को पहले तो अपने आप को फिट रखना है और अच्छा करना है, मतलब अपनी सेहत को अच्छा करना है। और फिर उन्होंने रेकमेंड किया और मेरे पापा ने भी कि कन्विंस हो गए कि जूडो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। और फिर 2017 में मैंने जूडो क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जो पहली ट्रेनिंग या जो पहला कोच होता है हिमांशु, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कैसे आपको ये इंस्पिरेशन दिया, कैसे वो मोटिवेट किया, कैसे वो कोच किया आपको? फर्स्ट स्टेप हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे पेरेंट्स हर स्टेप पे ही मेरे साथ रहे हैं। और जब मैं शुरू में स्कूल जाना स्टार्ट किया था, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी और उन्होंने मेरे लिए सबसे पहले ब्रेल सीखी। ब्रेल वो होता है जो ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं, जैसे हम पेपर पे लिख नहीं सकते पेन से, उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, तो हम उससे लिखते हैं। और मैथ्स की पजल्स को सॉल्व करने के लिए एक टेलर फ्रेम होता है जिसपे मतलब टेक्टाइल टाइल्स होती है, जैसे 1 का एक स्पेसिफिक सिंबल हो गया, 2 का स्पेसिफिक सिंबल हो गया, वो सब मम्मी ने सीखा और फिर मुझे सिखाया। और उस टाइम पे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स का इतना ट्रेंड नहीं था, तो मम्मी ही मुझे सब कुछ पढ़ाती थी और मेरे को वैसे ही समझना पड़ता था। और मेरे पापा का भी मेरे को स्पोर्ट में पुश करने के लिए बहुत एफर्ट रहा है। शुरू से ही चाहते थे कि हम फिट रहें। और जब हम स्कूल में थे जल्दी उठा के हमको जॉगिंग ले जाते थे, जब हमें कभी कभी आलस आता था सर्दियों में, जैसे कि लगान पिक्चर की स्टोरी लग रही है। हाँ। तो ऐसा ही। तो जब ट्रेनिंग होता था मुश्किलें तो होती होंगी हिमांशु? जी बिल्कुल। उसको कैसे आपने ओवरकम किया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंडिया में अभी ब्लाइंड स्विमिंग का ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है, तो अपने पास जो तरीके हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके हमको ही ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मेरे साथ होती कभी कभी स्विमिंग में जो चीज़ है थोड़ी फनी पर सीरियस भी है। जैसे कभी कभी जब मैं नया था, डाइव करता था मैं डाइविंग ब्लॉक से। मैं एक लेन में डाइव करता था, लेकिन मैं निकलता था अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड में। वो देखने में थोड़ा फनी लगता था लेकिन कंपटीशन में मेरे को यही चीज़ सबसे ज़्यादा नर्वस भी करती थी। अब थोड़ी कम है, लेकिन ये चीज़ है। और दूसरी प्रॉब्लम, हमको पानी में थोड़ा स्ट्रेट चलने में मुश्किल होती है, तो उसका ऑल्टरनेटिव है जो पानी में लेन डिवाइडर्स होते हैं उनके साथ साथ चलते हैं। जैसे हमने एक हाथ चलाया फिर दूसरा हाथ चलाया, हम तीसरे हाथ पे उसको टच करते हुए चलेंगे, जैसे हर तीसरे हाथ पर। और जैसे हम देख तो सकते नहीं, तो दीवार का हमको पता नहीं लगेगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक टैपर होता है। जैसे मेरे पापा हैं वो एक केन लेके चलते हैं, उसके एंड में एक स्माइली बॉल लगी होती है, वो उसका पूरा खोलते हैं, वो कम से कम 1 से 2 मीटर लंबी हो जाती है और वो पानी में जैसी बॉल आने वाली होती है मुझे टैप करते हैं। अच्छा। और मेरे को पता चल जाता है कि मुझे टर्न करना है या फिनिश करना है। ओके। या तो ऐसे ऐसे चीज़ों की ऑल्टरनेटिव है, वो ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन ढूंढने से सब मिलता है। तो क्या रेस में भी ये अलाउड होता है टैपिंग? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर रेस में आपके पास टैपिंग नहीं तो आप रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अच्छा। क्योंकि जो ऑफिशियल फेडरेशन है वो नहीं चाहती कि आपको कहीं कैसे भी चोट लगे, इंजरी से बचाने के लिए। या बट हिमांशु, जूडो में तो आपके सामने कोई ना कोई एक खिलाड़ी होता है जिसको आप पटक सकते हैं, कोई दाव लगा सकते हैं। बट स्विमिंग में, इसमें तो कोई आपके सामने कोई होता नहीं, आपको सिर्फ पानी के अंदर जाना है। तो कैसे आप मतलब हिसाब लगाते हैं कि यार यही मेरी लेन है और इसी पे हम लोगों को आगे बढ़ना है और जीतना है? और इतने मेडल्स आपने जीते भी हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मुझे बचपन से ही पानी में खेलना बहुत पसंद आया है। और जैसे हमारी स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, हम फैमिली को खूब मनाते थे कि हमें वाटर पार्क ले जाओ प्लीज़। और हमको वाटर राइड्स भी करना बहुत पसंद था। और फिर मैं स्विमिंग में आ गया और मुझे जो वाटर स्प्लैशेस है, पानी की जैसे हम स्विमिंग करते हैं आवाज़ आती है, पैर चलते हैं स्प्लैशेस आते हैं, वो उन सब की आवाज़ें बहुत पसंद आती थी। और फिर एक पैशन बन गया, कि एक चैलेंज बन गया कि हम देखना था कि हम अपनी बॉडी को कितनी फास्ट चला सकते हैं पानी में, एक 50 मीटर इवेंट में या 100 मीटर इवेंट में। और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। तो इसमें भी तो डिफिकल्टी आई होंगी स्विमिंग में पहले बहुत, हिमांशु यार? जी बिल्कुल। मतलब कैसे हमको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक आम आदमी, हिमांशु भाई, अगर आंख बंद भी कर ले तो 10 कदम नहीं चल सकता। आपने तो मेडल जीते हैं 15 और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या, वो सिक्स्थ सेंस है क्या? वो आवाज़ है जो आप पहचानते? क्या है वो क्या एक जो हम कहेंगे कि छुपा हुआ एक
फोर्स है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अब देखिए, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसकी जगह और चीज़ों को कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अपने और पैरा के टीममेट्स को भी देखता हूँ जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। जैसे कोई सिंगल लेग जिसका एम्पूटेटेड है और जिसका कोई सिंगल हैंड एम्पूटी है, तो मैं नोटिस करता हूँ जो उनका दूसरा हाथ है उनके हाथ में बहुत पावर होती है और वो लेफ्ट के या जो भी उनका एम्पूटेटेड हैंड होता है उससे वो कॉम्पनसेट कर जाता है। वैसे ही मेरे साथ जो होता है, हम जब भी चलते हैं या कभी पानी में सर बाहर निकाल के किकिंग वगैरह करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो हम एको लोकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मेरे राइट साइड में दीवार है, उसका मैं मतलब आइडिया लगा के बता सकता हूँ, वो रफली 2 मीटर्स अवे है, वो सिर्फ एको लोकेशन का यूज़ करके है। ये कैसे पता चला आपको? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ दीवार को टकरा रही है और वो मेरे वापस बाउंस बैक कर रही है, तो सिंपल है पर चलता है। वाह, हम तो नहीं पहचान सकते कि हमारे जो दीवार है वो 2 मीटर दूर है। तो ये जो है वो पूरा एक प्रोसेस होता है। जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये भी बताया जाता है कि कैसे पता लगाना है कि वॉल कितनी दूर है? जी हाँ, एक स्कूल है जो आर के पुरम सेक्टर 5 में न्यू दिल्ली में ही है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। उधर जो भी ब्लाइंड रिलेटेड चीज़ें होती है वो सिखाते हैं, मोबिलिटी सिखाते हैं और हमको केन के साथ चलना सिखाते हैं कि आगे कोई ऑब्स्टिकल हो, गड्ढा हो तो उसको केन को कैसे अपनी आइज़ की तरह यूज़ करे और आगे चले। तो जब हम रेसिंग में होते हैं, है ना, तब हमको नहीं पता होता कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हिमांशु। जी बिल्कुल। अब ये कैसे पता चलता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो हमारे राइट या लेफ्ट में हैं वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं? ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसमें जो हम चीज़ फॉलो करते हैं वो हम करते हैं कि हमारा जो पुराना टाइम है, हमारा पुराना पर्सनल बेस्ट है, हम उसी को ही बीट करने का ट्राई करें। हर जो ब्लाइंड एथलीट है जिसको बिल्कुल नहीं दिखता, सीवियर इम्पेयरमेंट, वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। और जब आपने पहला मेडल जीता, हिमांशु, तो क्या वो फीलिंग था पेरेंट्स के चेहरे पे, आपके मन में कि ये गोल्ड, मतलब जो मेडल है वो मैंने जीत लिया है स्विमिंग में, जहाँ पे मतलब किसी को उम्मीद नहीं हो सकती कि हम स्विमिंग पे भी मेडल जीत सकते हैं, वो आपने किया और इतने नेशनल रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पे। तो पहले मेडल की स्टोरी। पहला जब मैंने नेशनल खेला था तो वो उदयपुर में खेला था, राजस्थान में। वो हुआ था 2022 में। और जब मैंने पहला मेडल जीता उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी मुझे, क्योंकि मेरा पहला नेशनल था और ये था कि हाँ और आगे तक जा सकते हैं हम, मतलब जितना आगे तक पॉसिबल हो उतना आगे तक अटेम्प्ट करेंगे आगे जाने का। एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और पैरालंपिक, और अभी बस मेरे पास पैरालंपिक खेलना ही बाकी है और एशियन पैरा गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में तो मैं पार्टिसिपेट कर ही चुका हूँ और अब उनमें मेरा मेडल का टारगेट है। तो पहला मेडल कब आ रहा है हिमांशु इंडिया के लिए वर्ल्ड लेवल पे? नेशनल पे तो बहुत सारे मेडल आ चुके हैं। इस बार एशियन गेम्स मेरा टारगेट है, उस पर ऑल आउट जाने का प्लान है। मेडल भी होपफुली आएगा, पर मेरा जो प्लान है वो सिर्फ ऑल आउट जाने का और पुराने पर्सनल बेस्ट को बीट करने का है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मेडल भी पक्का आएगा। तो कोचेस भी आपके जो हैं उनको भी अलग से क्या ट्रेनिंग देते हैं आपको? क्या होता है इसमें जो आपके कोचेस हैं? जो कोचेस होते हैं वो हैप्टिक फीडबैक देते हैं। जैसे आप देखोगे किसी को भी आप चीज़ बताते हो वो इशारा करके बताते हो। जैसे गेट का एग्जैक्ट बाहर है तो आप पॉइंट कर दोगे इस तरफ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमको टच करके या हमारा जो भी पानी में फॉल्ट है, जैसे हैंड ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो वो हमको बताते हैं कि आपका हैंड राइट हैंड लेफ़्ट की तरफ क्रॉस कर रहा है तो उसको सेंटर में रखो। और जैसे कोई नई चीज़ सिखानी होगी तो वो पकड़ के हमको सिखाते हैं। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है पर स्टेबल होता है। जैसे ही हम सीख जाते हैं वो काफ़ी स्टेबल रहता है। तो पेरेंट्स श्योर थे कि आप स्विमिंग में कुछ करेंगे या जूडो में उनको उम्मीद थी कि जूडो में आगे जाना चाहिए? हाँ, उनको उम्मीद थी कि हम स्विमिंग में ज़्यादा आगे जा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ था जूडो। उसमें कैटेगरीज इतनी ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स। जैसे अभी तो हो गया है, जैसे J1 कैटेगरी में आते हैं 100% ब्लाइंड और J2 में आते हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखता हो। ये 2022 के अराउंड ही इन्होंने नया निकाला है। और लेकिन स्विमिंग में जब से पहला पैरालंपिक हुआ था 1960 रोम में हुआ था, तब से पैरा स्विमिंग इंक्लूडेड है। तब से कैटेगरीज डिवाइडेड है। स्विमिंग में, पैरा स्विमिंग में टोटल 14 कैटेगरीज होती है।
जो उनको S1 to S14 बोलते हैं। जो S1 to S10 होते हैं वो फिजिकल इम्पेयरमेंट में होती है, और S11 to S13 में होता है वो विजुअली इम्पेयर्ड में आती है, और जो S14 होता है वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में आती है। तो ऐसे पूरा डिवीजन है स्विमिंग में। इससे हमको लगा कि बहुत होप है। और जिस कैटेगरी में मैं खेलता हूँ S11, उसमें हमको ब्लैक गॉगल डालकर ही खेलना पड़ता है ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए, और अगर आपके पास ब्लैक गॉगल नहीं है तो वो आपको खेलने नहीं देते। अच्छा, ब्लैक गॉगल्स मतलब सबको पहनना ज़रूरी होता है या उसमें? जो S11 के एथलीट्स है, बाकियों को नहीं। अच्छा, S11 मतलब 100% विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके। तो वो तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा हिमांशु यार। हम मैं सोच के मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। और तुमने तो इतना प्राउड मोमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात है हिमांशु कि आपको एक टैग दिया गया है कि यू आर वन ऑफ द इंडियाज़ फास्टेस्ट स्विमर। तो जब ही आपने सुना कि लोग मेरे को वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट स्विमर कहने लगे हैं, जहाँ से हमने सोचा नहीं था कि हम इतना जो जर्नी है वो हम कंप्लीट करेंगे, जब ये टैग आपको मिला तो क्या रिएक्शन था? मैं ये टैग सुन के बहुत ही हम्बल्ड और बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा था। और मेरा टारगेट यही था कि अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचना है, बेस्ट से बेस्ट मेडल लेके आना है, और ये स्टिग्मा ख़त्म करना है कि डिसेबल लोग भी कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। जो ये स्टिग्मा था ख़त्म करना है। और उसके बाद अब तो स्टिग्मा ख़त्म हो गया। अब तो लोग आपको देखते हैं, इंस्पिरेशन है, आप मोटिवेशन है हिमांशु। और कुछ ऐसे लोग आपसे मिलते भी होंगे, सीखते भी होंगे। कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि लोगों मतलब जिन्होंने आपसे कुछ पूछा और आपने उनको ट्रेनिंग दिया हो कि यूज़ दिस, ऐसा करिए? जैसे हम कहीं कहीं जाते रहते हैं ट्रेनिंग कैंप्स पे, तो बच्चे हमको पूछते रहते हैं कि आप ये कैसे करते हो बिना देखे, और हम हमारे लिए क्या टिप्स दोगे आप। तो हम भी उनको ऐसा कुछ देते हैं, और हमको वो चीज़ बताते हुए उनकी बहुत अच्छा लगता है कि ये भी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। तो टिप्स, अब आप टिप्स भी देने लगे। आप कोचिंग भी आप कर रहे हैं न्यू जनरेशन के साथ हिमांशु भाई? कोचिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बस एक टिप्स, क्योंकि वो भी मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो। वो बस मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला है मैं वो शेयर करता हूँ उनके साथ। तो एक्सपीरियंस तो अब आपको बहुत हो गया हिमांशु। और आपने कहा है कि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो अब गोल्ड लाना है भारत के लिए, और हम भी यही देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मूवमेंट ये होता है हिमांशु कि जब भी कोई नेशनल एंथम बजता है, जब गोल्ड मेडल जीतता है, कोई मेडल जीतता है, आपने भी इतने मेडल जीते, वो नेशनल एंथम जब बजता होगा, वो फीलिंग कैसे आप एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्योंकि हम तो देख पाते हैं कि एथलीट्स जो है वो इंडिया का झंडा लपेटे, एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। आपका क्या रिएक्शन होता है उस समय? नेशनल स्टेज पे तो मैंने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ये अभी इंटरनेशनल स्टेज पे होना बाकी है। और जब मुझे ये पक्का यकीन है जब भी नेशनल एंथम बजेगा, और मैं बहुत प्राउड फील करूँगा कि मैंने इंडिया के लिए ये मेडल जीता, और मैं पहला ब्लाइंड खिलाड़ी बना जिसने एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीता। ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात हिमांशु भाई। अब मेरे को ये जानना है कि डिजिटल हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं। जी बिल्कुल। बिना मोबाइल, बिना फ़ोन, बिना लैपटॉप के बहुत मुश्किल है। जी, चाहे वो इंस्ट्रक्शन लेना हो, चाहे वो 2-3 साल ट्रेनिंग से हो। तो पेमेंट भी ऑनलाइन होने लगी है। तो उस पे आपको कैसे, हम समझना चाहेंगे, कैसे आप यूज़ करते हैं डिजिटल? एक्टिव हैं आप? जी बिल्कुल। तो कैसे? जब भी मैं अपना फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करता हूँ, उसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उसको टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं, TTS। अच्छा। जो भी वो स्क्रीन पे होता है उसको वो रीड करके मुझे बताता है। जैसे मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम करके देखना दिखाता चाहेंगे। बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। जी, ये मेरा फ़ोन है, और जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये बोलने लगेगा। अब ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा आइडियल रहेगा। हाँ हाँ। जैसे मैंने अभी टाइम पे स्वाइप किया तो इसने टाइम बोला 3 और 4 PM। ओके। अब जैसे मैं और आगे भी जाऊंगा, ऐप्स वगैरह पे जाऊंगा, तो उनको भी अनाउंस करेगा। ओके। ये मैं डॉक पोजीशन में गया तो इसने व्हाट्सएप बोला। हाँ तो ये ऐसे ही चलता है, बहुत सिंपल है। यार, आपकी उंगलियां तो बहुत तेज चल रही हैं। मतलब एक्सपर्ट हैं आप, हैं डिजिटली अगर मैं कहूँ तो। जी, सालों का एक्सपीरियंस है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। तो डिजिटली आप एक्टिव हैं हिमांशु भाई। तो मूवीज़ वूवीज़ भी देखते होंगे? जी हाँ। तो कोई ऐसी मूवीज़ जो हमारे साथ, कोई आपने मूवी देखी हो जो बहुत टच करी हो आपको?
जब मैं वीकेंड्स पे अपनी रेस्ट एंजॉय कर रहा होता हूँ, वो रेस्ट और भी स्पेशल हो जाता है जब बॉलीवुड क्लासिक्स मूवीज आ जाती है, जैसे हंगामा हो गई, चुप चुप के हो गई, माला माल वीकली हो गई। अलग सारे दिन हो जाते हैं जब वो मूवीज चल रही होती है और हम डिनर कर रहे होते हैं साइड में। तो कॉमेडी कॉमेडी अच्छी लगती है आपको? है कॉमेडी जॉनर अच्छा लगता है आपको? जी हाँ। और कोई एक्टर जो आपको बहुत फेवरेट हो? अमिताभ बच्चन, वो बहुत डाइवर्स है, उन्होंने अलग अलग मूवीज़ में एक्ट किया है, वो अभी केबीसी भी होस्ट करते हैं। तो कभी मिलना हो किसी एक्टर से तो किससे मिलेंगे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। जी हाँ। हम कोशिश करेंगे उनके पास ये ज़रूर मैसेज पहुंचे और वो आपसे ज़रूर मिले। अमिताभ बच्चन में डाइवर्स एक्टर है इसीलिए सिर्फ, या उनकी जो आवाज़ है, वो जो दम है उनकी आवाज़ में, वो आपको? उनकी आवाज़ और जो उनकी आवाज़ में दम है, और वो इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं हमारे लिए, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। चलिए, ये तो हुई मूवीज़ की बात। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में कोई ऐसा रोल मॉडल जिससे आप मिलना चाहते हो, या कोई स्टोरी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नीरज चोपड़ा। जब मैं नया नया स्विमिंग स्टार्ट कर रहा था तो हम टोक्यो ओलंपिक्स देख रहे थे टीवी पर। हाँ। और उस दिन चल रहा था एक जैवलिन का इवेंट, और उधर हमने देखा नीरज चोपड़ा को, और हमने 6 के 6 अटेम्प्ट्स देखे, और हमको भी गूज बम्स आ रहे थे क्योंकि नीरज चोपड़ा शुरू से ही टॉप पर चल रहा था, और हमें ये उम्मीद थी कि काश लास्ट तक टॉप पे रहे। और वो रहा, और उसने इंडिया के लिए दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। और तब से ही हमारे भी मन में आ गया, स्पोर्ट में बहुत रिकग्निशन मिलता है, हमको भी पुश करना चाहिए, देश के लिए खेलकर हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बचपन से हमको यही बताया जाता था ज़्यादातर कि स्पोर्ट्स खेल कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, एजुकेशन में ही ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट था वो ऐसा ही था, हमारे उधर बस एक ही पीई पीरियड होता था। तो अब तो काफ़ी बढ़ गया है स्पोर्ट्स स्कूल्स में भी, पर उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो नीरज चोपड़ा मैं कहूँगा कि आपकी इंस्पिरेशन है? जी हाँ। मेडल जीतने के लिए इंस्पिरेशन आपको नीरज चोपड़ा से मिली, स्पोर्ट्स में आने की इंस्पिरेशन आपको नीरज चोपड़ा से मिली, और मिलना भी आप नीरज चोपड़ा से चाहते हैं? बिल्कुल। आज तक कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ जहाँ पे आप एक साथ हो? नहीं। तो वेट कर रहे हो उस मोमेंट का? बिल्कुल। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मैसेज ज़रूर नीरज चोपड़ा तक पहुंचे। अच्छा, मिलेंगे तो क्या 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 वो रिएक्शन होगा, क्या बात कहेंगे आप नीरज चोपड़ा से? क्या वो बात है जो आपके दिल में आप नीरज चोपड़ा के साथ शेयर करना चाहिए? मैं उनको यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे और फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया है, जैवलिन, सिर्फ जैवलिन ही नहीं, और भी स्पोर्ट करने के लिए, जैसे मुझे। जी हाँ, बेसिकली तो मैं यही कहूँगा। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जल्द से जल्द मुलाकात हो। सॉन्ग्स भी सुनते होंगे हिमांशु? बिल्कुल। तो कौन से गाने आपको पसंद हैं? क्योंकि आप ट्रेनिंग भी करते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है, रिलैक्स भी आपको करना होता है, तो कौन से गाने आपको ज़्यादा जॉनर में पसंद है? मेरे को हर जॉनर से कुछ ना कुछ पसंद है। जैसे मैं ट्रेनिंग से पहले कहूँ तो मेरे को हाइप सॉन्ग्स पसंद है, जैसे इंग्लिश में देखे द स्क्रिप्ट का हॉल ऑफ फेम। और जब मैं स्विमिंग के बाद सोने की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को रिलैक्स हिट्स पसंद है, बिल्कुल जो सॉफ्ट मेलोज होते हैं जिनमें ज़्यादा बेस नहीं होता है। वो चाहे रोमांटिक हो या कुछ भी हो, पर सॉफ्ट होना चाहिए। तो टाइमिंग के हिसाब से। अच्छा, टाइमिंग के हिसाब से आपकी जॉनर की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है? जी, बदल जाता है मेरा टाइम से जॉनर। अच्छा, तो कोई सिंगर भी होगा, फेवरेट सिंगर जिससे आप मिलना चाहते हो? ऑन द स्पॉट तो मैं अलका याग्निक को ही सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए अलका याग्निक? हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं कि हिमांशु को खाने में क्या पसंद है? खाने में कॉम्पिटिशन्स होते ही सबसे पहले तो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। पिज़्ज़ा? जी, और बाकी टाइम मेरे को चाहिए मॉम का होममेड फूड। अच्छा, सबसे हेल्दी। हाँ, तो ये मॉम के डर से तो नहीं बोल रही कि वो सामने बैठी हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर है तो आप बोल सकते हैं। देखिए, अभी मॉम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं, ये तो मैं अपने मन से कह रहा हूँ। मुझे अपना मॉम का फूड बहुत पसंद है। कौन सा? और पिज़्ज़ा भी मुझे कंपटीशन के बाद ही पसंद है, और जब कंपटीशन नहीं होता तो मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि आपको आइडिया होगा, जब भी हम कुछ हार्ड इंटेंस वर्क करते हैं तो टेस्ट और बढ़ जाता है। और एक ऐसा मोमेंट भी हुआ था कि मेरा ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, मैं अपने कुछ कॉलेज मेट्स के साथ बाहर घूमने गया था। तो उधर मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया, और घर पे आके मैंने मम्मी की खिचड़ी खाई। मैंने यही कहा, पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आया, खिचड़ी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। तो आपको होममेड फूड पसंद है? जी। मैंने सुना कि कई बार जब मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था कि आइसक्रीम आपको पसंद नहीं है। वो क्यों? इसके पीछे क्या स्टोरी है?
आइसक्रीम ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपने इधर जो अडल्ट्रेशन इश्यूज हैं उससे मैं थोड़ा सा बाहर के खाने को अवॉइड करता हूँ। पर आइसक्रीम से आपने मुझे 2 या 3 दिन पहले की कहानी याद दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे मेरे भाई। हम लंच कर रहे थे और पिछली रात को मेरी बहन आइसक्रीम की ब्रेक लेके आई हुई थी और सब्जी बनी हुई थी भिंडी की। मैंने तो अपनी पूरी खा ली थी, पर मेरी बहन ने नहीं खाई थी। तो पापा उसको ज़बरदस्ती भिंडी खिला रहे हैं और मैं मना कर रहा आइसक्रीम खाने के लिए। मम्मी फ्रिज से निकाल के मेरे को आइसक्रीम खिला रही और 2 चम्मच खिला भी गए। अच्छा, मतलब ऐसे मुंह में रख मेरे को खोलना पड़ा वरना वो नीचे गिर जाती। कुछ लोग मतलब ज़्यादातर बच्चों को तो उल्टा होता है, उनको आइसक्रीम चाहिए पर सब्जी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे अपने लिए फ़नी लगा। और कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हिमांशु जो आपके साथ हुआ हो इस पूरे सफ़र के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान? ऐसा तो स्पेसिफिक कुछ है नहीं, पर जी हाँ, ये जो बताया अभी रिसेंट का यही था। अच्छा, कोई मैसेज आप अपने कोचेस को देना चाहेंगे? देखिए, कोचेस जो हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट नींव रखते हैं किसी के भी कैरियर के लिए, तो कोचेस के लिए आप कुछ मैसेज? जी बिल्कुल, कोचेस का जो रोल है वो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी एथलीट को बनाने में। उनकी गाइडेंस से आगे बढ़ा जाता है। तो हाँ, मैं कोचेस को भी मतलब यही कहूँगा कि नॉलेज गेन करते रहें और लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहें और उसको अपने एथलीट्स के साथ इम्प्लीमेंट करें। पहला कोच कौन था आपका हिमांशु? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही थे और जो पहला स्विम कोच था वो रणबीर शर्मा है, साई में असिस्टेंट कोच है। अच्छा, तो जब आप उनके पास पहुंचे, ये स्विमिंग की हम बात करें या जूडो की? स्विमिंग की। तो जब सबसे पहले आप उनके पास पहुंचे होगे, उनका क्या रिएक्शन था आपको देख के? वो थोड़े से नर्वस थे कि कर पाएगा या नहीं? नहीं, नर्वस नहीं, वो मुझे देख के सरप्राइज थे कि मैं ये ब्लाइंड है, ये स्विमिंग कैसे कर रहा है। अच्छा, तो फिर वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि फिर कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हिमांशु को उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि वो 15 मेडल जीत चुका है अभी तक? अलग अलग ट्रेनिंग पैटर्न्स हमने बताया, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। टच एंड फील वाला फीडबैक, कोई भी गलती हो रही है तो टच करके बताएं। और काफ़ी और भी कोचेस से हमने सीखा है, उनका भी एक्सपीरियंस लिया है। जैसे अभी मैं यूके 1 महीना ट्रेनिंग कैंप लगा के आया था, तो उधर के रिनाउंड पैरा कोच है जिनका नाम है एंड्रू वॉलिस। तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और वो अपने कोच के साथ इधर भी इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे ही हम एक्सपीरियंस लेते रहते लोगों से और सीखते रहते और आगे बढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें और भारत के लिए भी एक मेडल लेके आएँ। कुछ मैसेज यंग जनरेशन के लिए जो उम्मीद एक है, आपको देखते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उम्मीद है तो जहान है। हिमांशु, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करते रहो और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप हिमांशु। बट कोई कभी तो ऐसा कोई लो पॉइंट आया होगा हिमांशु जहाँ आपको लगा होगा कि यार ये हो नहीं रहा है? जी हाँ, लो पॉइंट आए हैं और बाद में भी आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो टले हैं। कभी कभी खुद को सेल्फ डाउट हो जाता है कि कब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, आगे जाके क्या होगा। लेकिन उनको ब्रेक थ्रू करके ही हम आगे पहुंच सकते हैं। और वो मतलब मेंटली साइड थॉट्स होते हैं, उनको हमें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना होता है। और अगर कोई प्लेटो हो जाए परफॉर्मेंस में तो अपनी चीज़ों को देखना होता है, जो आसपास की चीज़ें हैं, क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वर्कआउट में कुछ चेंज होगा या कुछ खाने में चेंज होगा, या फिर जैसे आप अपने मैट्रिक्स ट्रैक कर सकते हो, रात को आपका हार्ट रेट कितना जा रहा है और वो सब। यार हिमांशु, मैं आपसे बात करते करते अभी ये सोच रहा था कि इस जनरेशन में या इस एज ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं कि उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में, जॉब नहीं है। आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं हिमांशु यार? थैंक्स टू स्पोर्ट, क्योंकि जैसे एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ और ट्रेनिंग करने के बाद एक डोपामिन हिट मिलता है, अलग सी खुशी होती है, बॉडी में अलग सी फ्रेशनेस होती है। तो वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और पॉजिटिव तो मैं वैसे ही हूँ, मेरे घर वाले भी कहते रहते हैं कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिव हूँ, ये हूँ। और जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा सा मसल्स में पेन वगैरह होने लगा था,
तो हमने उनका जिम भी ज्वाइन करवाया। और वो कहती हैं इसी एज में इतनी दिक्कत आने लग गई। तो मैं उनको कहता हूँ ये इसीलिए आई है ताकि आप इनको ठीक कर लो और बाद में ये दिक्कतें ना आए। तो ऐसे ही घर वाले भी मुझे कहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी। अच्छा, कोई मैसेज जो आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, वो वाली बात नहीं जो आप जनरली उनसे बात करते हैं, आज जो बात आप पेरेंट्स को कहना चाहें, क्या वो मैसेज जो है वो आप अपने पेरेंट्स के लिए कहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स के लिए यही कहूँगा कि मेरे साथ हर स्टेप पे चलते हैं और मेरे लिए जहाँ भी ज़रूरत हो अवेलेबल रहते हैं और मुझे जो चाहिए वो मुझे देते हैं। और डिसेबल होने के बाद भी मेरे लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव निकाले हैं मेरे पेरेंट्स ने। तो जी हाँ, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है कभी कभी। अब थोड़ा सा पॉजिटिव एंड करते हैं। हिमांशु, बहुत सारी कंट्रीज आपने घूम चुके, कहाँ आप घूम चुके हैं? काफ़ी कंट्रीज हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके हो गया, स्पेन, फ्रांस। काफ़ी डाइवर्स कल्चर हमने देखने को मिले हैं। सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? सबसे कंट्री कौन सी अच्छी लगी? लोग कहते हैं कि बाहर भी जाओ तो इंडिया बेस्ट है, आपके लिए क्या है? इंडिया ही बेस्ट है, पर अगर हम इंडिया के अलावा भी बात करें बाहर जाने की, तो सिंगापुर मेरे लिए बहुत लकी ग्राउंड रहा है। जब भी मैं उधर गया हूँ मेरी हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई है। 3 ट्रिप्स मेरी सिंगापुर की हो चुकी है। जो मेरा पहला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ था वो भी मेरा सिंगापुर में ही हुआ था। और जो मैंने एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था वो भी उधर ही किया था। तो बहुत लकी है मेरे लिए। और उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया के बीचेस बहुत पसंद आए। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत क्लीन थे और नहीं, आप बता सकते हैं क्यों पसंद है? वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे और मॉडल्स भी थी वहाँ पे? हाँ मॉडल्स भी थी, पर वो मेरा भी इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है। मेरा जो कभी तो आएगा इंटरेस्ट पॉइंट हिमांशु, होपफुली। हाँ, जो उधर की हवा है और जो पानी में क्लैरिटी है वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिली मुझे। और गाड़ियों का भी शौक है हिमांशु को। मैंने आपकी कई फोटोज देखी हैं, एकदम मॉडल टाइप आप बैठे हैं। उसके पीछे क्या कहानी है, हम जानना चाहेंगे। गाड़ियों में बैठना मुझे शुरू से ही पसंद रहा है। जब भी हम कहीं लॉन्ग ट्रिप जाते हैं कार में करके, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे गाड़ियों का इतना शौक था, मैं ब्लाइंड रहते रहते अपने पापा को ऑब्जर्व करके गाड़ी को आगे पीछे करना सीख गया। अच्छा, यू नो ड्राइविंग? या काइंड ऑफ। ओह वाओ। So when my father asked me to turn the car, जब हम घर के बाहर होते एक साइड से दूसरी साइड करनी हो, then I do it. ओह Sometimes. नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाड़ियों का भी शौक रखते हो हिमांशु? हाँ जी हाँ। तो कभी हम देख सकते हैं कि हिमांशु मॉडलिंग में भी अपना हाथ ट्राई करे, जिस तरीके से फोटोज आपकी हैं इंस्टा पे? या मे बी आई ट्राई। तो बॉलीवुड में एंट्री? दैट विल बी टफ। और कोई मैसेज आप देना चाहें जाते जाते हमारे व्यूअर्स को? हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट कोई एक मैसेज जो आपने अभी मेंशन किया था, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है फ्यूचर की। उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहो, आपको एंगेजमेंट रहेगा, आपकी बॉडी खुश रहेगी और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, इनफ सनलाइट लीजिए। और जाते जाते एक फन चीज़ मैं दे के जाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता होगा कि मैं आँख बंद करके कैसे चलता हूँ, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और आप ये जब आसानी से कर ले तो आँख बंद करके आप एक पैर पे बैलेंस करने का ट्राई कीजिएगा। उससे क्या होगा मंजू? यू विल फाइंड आउट व्हेन यू ट्राई। चलिए ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने आपको सुना, और मेरे को उम्मीद है कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, जिनसे मिलने की आपकी ख्वाहिश है, या जो भी एम करते हैं आप अपनी लाइफ में, वो ज़रूर मिले। और बहुत बहुत मैं कहूँगा धन्यवाद देना चाहूँगा आपके पेरेंट्स को, उन्होंने आपने ट्रेन किया आपको, और यहाँ पे हम बैठे हैं और हमारे को प्राउड मोमेंट हो रहा है कि मैं हिमांशु से बातचीत कर रहा हूँ और इतने मेडल्स आप जीत चुके हैं। भारत का मेडल आएगा हिमांशु, हम एक बार फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे जानने के लिए वो क्या स्टोरी रही जब आपने पहला देश के लिए मेडल जीता होगा हिमांशु। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थी एक कहानी हिमांशु की। मेरे को लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई जवाब है जो आप पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट हाँ, ये जो कहानी है ये एक बहुत इंस्पिरेशनल है, एक बहुत मोटिवेशनल है, और इसको सुनिएगा ज़रूर। कभी भी लाइफ में हार मत मानिएगा, और रिज़ल्ट जो है वो आपके पक्ष में ज़रूर होंगे अगर आप फोकस करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे। तो देखते रहिएगा लाइफ टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू।